जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास बजट की थी आपकी और उसको हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए थे, मतलब अच्छे से कर गए थे लेकिन टेक्निकली हम उसको अपलोड नहीं कर पाए थे। तो अभी हम प्रॉपर दोबारा बजट टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टीवी साफ नहीं है, वीडियो हल्का आ रहा है। क्वालिटी ख़राब हो रखा है। ये तो वही वाली प्रॉब्लम हो रही है जो पिछले वाले टीवी में हुआ था। देखो वो सेट करो तो ऊपर तक दिखे ये बजट। तो दोस्तों एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि बजट अभी भी नहीं ठीक हुआ है। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? तो जवाब है कि नहीं, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन बजट शब्द नहीं है। इसकी जगह पर एक शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस बच्चे को बोल देना जो बैठती है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। और ये बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगहों पर है। एक है आर्टिकल 112, इसमें है बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बजट के बारे में है। और दूसरा है आर्टिकल 202, इसमें बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में। तो पहला और बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जाना गया है। तो बजट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना गया है। तो हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगहों पर है। अब है कि बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं लिखा गया, इतना टिपिकल वर्ड लिखने की जरूरत क्या थी। तो बजट बच्चों एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और फ्रेंच में बजट का मतलब है लेदर बैग, चमड़े का थैला। यही कारण है कि जब बजट आता था, इस बार के बजट से पहले, तो बजट को फाइनेंस मिनिस्टर लेदर के ब्रीफकेस में लेकर के आते थे। अब हमने उस प्रोसीजर को इस बार के सेशन से ख़त्म कर दिया और अब हम लाल कपड़े में लाने लगे। तो दो क्वेश्चन और तैयार हो गए कि बजट किस भाषा का वर्ड है। तो हमने कहा बजट फ्रेंच भाषा का वर्ड है। और दूसरा, बजट को क्वेश्चन बजट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ये हमने बता दिया। अब बजट क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं। जैसे भारत में पहला बजट कब आया। तो बच्चों जो भारत का पहला बजट है वो 1860 में आया था। भारत का पहला बजट बाई जेम्स विल्सन ये लेके आए थे। तो ये तो हो गया भारत का पहला बजट कब आया। अकेले हैं? वो बच्चे जो था उसको बोल दो, दो बच्चे आते थे ना। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। फिर आगे चल के रेल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। 1924-25 के बजट में एक कमेटी बनी, एक वर्थ कमेटी। इस कमेटी ने रेल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया था। अब फिर आपको पता हो 2016-17 के बजट में फिर रेल बजट को यूनियन बजट में मिला दिया गया।
ये एक क्वेश्चन CDS में पूछा था स्टेटमेंट वाइज कि बजट के बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें ये था कि रेल बजट को कब मिलाया गया था। तो यहाँ से अब जनरली क्वेश्चन नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो ये हम 26 नवंबर 1947 को बाई R.K. षडमुखम चेट्टी के द्वारा लेके आए थे। तो ये तो हो गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा। फिर आता है रिपब्लिक इंडिया का, गणतंत्र भारत का 26 जनवरी 1950 को, आ जाओ कोई बात नहीं, 26 जनवरी 1950 को हमने इंडिया को गणतंत्र बना लिया। तो रिपब्लिक भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और दूसरा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम टाइम, सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है। तो सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है, बाय 10 टाइम्स, 10 बार। अब मोरारजी देसाई के बारे में 2-3 बातें हैं। जैसे ये भारत के सबसे अधिक एज के प्रधानमंत्री हैं। ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो अपना बर्थडे 4 सालों में मनाया करते थे। दूसरा, ये एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने बर्थडे बजट प्रस्तुत किया है। और बच्चों, बजट जनरली आता है, चलो ये तो हुआ खैर कब और किसने। अब आता है कि बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, कब प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट को हमेशा, बजट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है एट 11 AM, प्रातः 11 बजे ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ये 2017-18 के बजट से हुआ है, जब हमने फर्स्ट वर्किंग डे में प्रस्तुत करना शुरू किया। पहले हम बजट को लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी प्रस्तुत करते थे। क्यों फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में हुआ है, ये आगे चल के जब बजट पास करने का प्रोसेस सिखाएंगे तो देखेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि बजट लोकसभा में क्यों प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों, लोकसभा पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है, जनता को प्रतिनिधित्व करती है। और पैसा किसका है, जनता का। तो उस पर खर्च करने का अधिकार किसका होगा, जनता का ही होगा। तो आगे हम पॉलिटी में सीखेंगे कि मनी बिल या फाइनेंस बिल या बजट, इस सारा का सारा हम हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं। पैसे से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो लोकसभा में ही आएगा। दूसरा आता है कि बजट होता क्या है। तो सीखते हैं करके बजट क्या होता है डिटेल। तो बजट को बच्चों हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट, और दूसरा कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं।
एक है रेवेन्यू रिसीविंग, राजस्व प्राप्ति, और दूसरा कैपिटल रिसीविंग, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति में दो चीजें होती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, करों से प्राप्ति, और करों से प्राप्ति में हमारे पास दो तरीके के कर होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। नॉन टैक्स रिसीविंग गैर कर प्राप्ति में आता है फी, शुल्क, फाइन, सरकार ने किसी को कर्जा दिया हुआ तो वहां से इंटरेस्ट, ब्याज, डिविडेंड, लाभांश, ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स रिसीविंग में आती है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर को बच्चों दो तरीके से बांटते हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, और दूसरा या प्लान्ड एक्सपेंडिचर को प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की योजनाएं, और दूसरा प्लान ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की योजनाएं, और दूसरा होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय। जैसे डिफेंस, रक्षा, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, कहीं से कर्जा लिया है तो उसका ब्याज दे रहे हैं, ब्याज भुगतान बोलते हैं। चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय। ये सारा का सारा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। एक बार बच्चे देखना कमेंट क्या क्या है, देखिए तब तक खाली होते। तो ये तो बच्चों का बजट का एक पार्ट, दैट इज राजस्व बजट। राजस्व बजट में रेवेन्यू रिसीविंग क्या होता है, कैसे होता है, अभी सीखेंगे। फिर हमने इसको दो हिस्सों में, टैक्स से और नॉन टैक्स से। टैक्स वाले को हमने दो हिस्सों में बांटा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं, उससे क्लिक करो राइट से नीचे लेके आओ। हाँ नहीं पूरा, अच्छा उतना ही है, ठीक ठीक है, कुछ छेड़ना मत। फी, फाइन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये नॉन टैक्स का। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने दो हिस्सों में, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड।
अब ये हुआ बजट का एक पार्ट, सिर्फ राजस्व बजट। अब आते हैं बच्चों दूसरा पार्ट, कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में भी वही कैपिटल रिसीविंग, पूंजीगत प्राप्ति, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्ति हमारे पास होता है लोन से, ये लिख चुकी थी, डिसइन्वेस्टमेंट से, विनिवेश से, पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, और दूसरा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय। प्लान्ड एक्सपेंडिचर को फिर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्लान ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की योजनाएं, इसमें हम मेनली दो चीज़ों को रखते हैं, एक तो डिफेंस रक्षा, और दूसरा रिटर्न ऑफ लोन। ऋण की वापसी। तो ये पूरा का पूरा हमारा बजट का एक चार्ट होता है जिसमें हम सब कुछ लेके चल रहे होते हैं। अब यदि आप सब चार्ट देख पा रहे हो, आप खुद बना रहे हो या बच्चा आपने बनाया हो, तो कोई वर्ड जो इसमें ना समझ में आता हो पूरे चार्ट में, तो आप पहले वो पूछ लीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो, लोन तो आप समझ ही रहे हो, सरकार लोन लेती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सरकार अपनी कंपनी को बेच के जो पैसा लाती है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे सरकार ने पैसे लगा करके BSNL कंपनी इस्टेब्लिश की, उसको क्या कहा जाएगा? निवेश। अब सरकार BSNL को बेच करके पैसे लेके आए तो इसको क्या कहा जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे सरकार के पास रेलवे है तो इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो रेलवे में कितना % मालिकाना हक सरकार का है?
100%। कोई और तो मालिक है ही नहीं, सारा का सारा पैसा किसका है? सरकार का। अब सरकार ने इसमें से 10% किसी को दे दिया, प्राइवेट वाले को, तो सरकार का मालिकाना कितना हो गया? 90। इस 10% देने की घटना को ही क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार किसी को कोई अपनी संस्था देगी तो उससे पैसा लेगी, तो जो पैसा आएगा वो किसका पार्ट होगा? कैपिटल। ये हमें सीखना है पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है ना। फिर वापस आएंगे इस पूरे चार्ट पे, तो एक हेडिंग डालो, पूरे चार्ट में 2 ही वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं। और कोई वर्ड है जो पूरे चार्ट में जो तुमको दिक्कत लग रहा है कि ये क्या होता है? रेवेन्यू बजट से देखना शुरू से लास्ट तक। हाँ, मतलब टैक्स से पैसा आता हो तो टैक्सेस का आ जाएगा। नॉन टैक्स क्या हो सकता है? फी, फाइन, लोन, ये सारा का सारा। इंटरेस्ट पेमेंट तुम कहाँ थे? चलो कोई नहीं, ये इतना ही हुआ जितना लास्ट क्लास में हुआ। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है कि सरकार ने अपना पैसा किसी को दिया है तो वहाँ से पैसा का ब्याज मिल रहा है। नहीं, आप किसी को कर्जा देते हैं तो वहाँ से पैसा मिलता है, तो आपका क्या है? एक प्रकार का इनकम है, तो है इंटरेस्ट पेमेंट। चलो एक हेडिंग डालो, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड, संवैधानिक कोष। कॉन्स्टिट्यूशनल फंड 3 प्रकार का होता है। एक है पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष, दूसरा है कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, लोक लेखा कोष, और तीसरा है कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। ये है आर्टिकल 266(1), ये है आर्टिकल 266(2), और ये है आर्टिकल 267। एक क्वेश्चन पूछा है, लाभांश क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है सरकार की कंपनियों से जो सरकार को प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। जैसे बीएसएनएल से सरकार को कुछ प्रॉफिट होता तो क्या कहलाता है? डिविडेंड। सरकार की ओएनजीसी से जो प्रॉफिट होता है तो क्या कहलाएगा? डिविडेंड, लाभांश। कंपनी के प्रॉफिट से जो पैसा मिलता है सरकार को उसको लाभांश, लाभ का हिस्सा कहते हैं। यही 3 वर्ड पूरे बजट में परेशान करते हैं। एक तो लाभांश, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट,
और तीसरा पब्लिक अकाउंट फंड, और बाकी वर्ड तो सबको समझ में आता ही। तो लाभांश का मतलब है सरकार की कंपनियों से सरकार को मिलने वाला लाभ। चलो पहला लिखो कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। अलग से लिखना, चार्ट मत बनाना है, अलग से लिखना। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब है सरकार जो कुछ भी पैसा लाती है कमा करके, चाहे वो टैक्स से, फी से, फाइन से, डिविडेंड से, लोन से, कोई सा पैसा आता हो, वो सारा का सारा पैसा कहाँ रखा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में। क्लियर है? तो जब सारा पैसा रखेंगे वो सारा पैसा खर्च भी कहाँ से होगा? यहीं से। राष्ट्रपति को दी गई सैलरी, प्रधानमंत्री को दी गई सैलरी, मनरेगा पे कर किया है खर्चा, सर्व शिक्षा अभियान पे किया है खर्चा, सारा का सारा खर्चा यहीं से होगा। सब A to Z। तो लिखो कंसोलिडेटेड फंड, ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिसीविंग, सरकार के सभी प्रकार के प्राप्तियों को संचित निधि में रखा जाता है। ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिसीविंग कलेक्टेड इन कंसोलिडेटेड फंड, सरकार के सभी प्रकार के प्राप्तियों को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टैक्स, फी, शुल्क, फाइन, लोन, एक्सेट्रा इत्यादि। क्लियर है सारा का सारा? अगला लिखो पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष। कुछ पैसे ऐसे हैं जो सरकार के पास रखे गए हमारे, बताओ कैसे कौन से पैसे जो हैं तो हमारे लेकिन सरकार के पास रखे गए? तो हमने सरकार के पास कौन से रखे हैं पैसे? पीएफ का पैसा, नहीं प्रोविडेंट फंड सुना होगा, इंश्योरेंस का पैसा, फिक्स डिपॉजिट, तो सारा का पैसा कहाँ रखा जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड में। तो लिखो इट इज ए कलेक्शन ऑफ पब्लिक, या जनता का जमा है, कलेक्शन ऑफ पब्लिक, जनता का जमा है, विच इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, जिसे सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएफ मनी, पीएफ का पैसा, इंश्योरेंस मनी, बीमा का पैसा, फिक्स डिपॉजिट, एक्सेट्रा इत्यादि। तो जब तक सरकार के पास है, सरकार इसका यूज कर सकती है, नहीं कर सकती है? कर सकती है। अगला लिखो कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड। इट इज अ फंड फॉर इमरजेंसी, यह आपात के लिए बनाया गया कोष है। फंड फॉर इमरजेंसी, आपात के लिए बनाया गया कोष। आपात का मतलब क्या है बच्चों? कोई डिजास्टर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, है ना, मानव निर्मित हो सकता है, वार, ये कोई आतंकवादी हमला, और नेचर वाला भी हो सकता है, मतलब अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन के लिए कॉन्टिजेंसी का भी यूज करते। तो इस जब इमरजेंसी के लिए रखेंगे कुछ पैसा,
तो कुछ मिनिमम हमेशा अपने पास रखेंगे नहीं रखेंगे, हम लोग भी अपने पास रखते हैं कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए। तो लिखो मिनिमम अमाउंट इन कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि में न्यूनतम धन, मिनिमम अमाउंट इन कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि में न्यूनतम धन इज 200 रुपीज़, सॉरी 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए। कम से कम कितना? 500 करोड़ रखा जाता है इसमें। अब देखो हाँ यहीं से, हाँ सर। तो इस पर कंट्रोल होता है किसका? राष्ट्रपति का। जैसे ही कोई हमारी दिक्कत आई तो राष्ट्रपति के परमिशन से इस पर खर्चा कर दिया जाता है। तो लिखो कॉन्टीजेंसी फंड इज कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट। अब देखो पर्स में आपके 3 तरीके से पैसे होते हैं। एक वो पैसा जो आपने कमाया, आपके फादर ने दिया, जिस पर आपका पूरा अधिकार है, वो क्या है? कंसोलिडेटेड। एक वो पैसा जो आपके दोस्त ने दिया कि लो रखो, मगर मालिक को दे देना, या लो रखो बाद में मैं ले जाऊंगा, तो क्या है? पब्लिक अकाउंट। जब तक आपके पास है तब तक है, लेकिन वो एक्चुअल में आपका नहीं है, वो मांगने आएगा वापस तो आप यहीं से कमा के दे दोगे। देश भी ऐसे ही करता है। और एक पैसा हम छिपा कर रखते हैं कि कोई इमरजेंसी पे खर्चा करना हो, खर्चा जो फिर कहाँ से डालेंगे? यहीं से डालेंगे ना। देश भी ऐसे ही करता है। क्लियर है? अब बच्चों जो पूरा बजट का चार्ट मैंने बढ़ाया, जितना कुछ, वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड, जितना हमने टैक्स फी फाइन जो भी लिखा है, उसमें बस एक जगह पे क्या है? पब्लिक अकाउंट फंड। उसके अलावा उसको हटा दो तो हम ये कह सकते हैं कि बजट सिर्फ डिटेल किसका है? कंसोलिडेटेड फंड। तो बजट में एक्चुअल में क्या है? कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड का डिटेल ही है। नहीं, क्योंकि इमरजेंसी वाली चीज़ को तो बजट में रखा ही नहीं जा सकता, पता ही नहीं कब क्या इमरजेंसी है। तो बजट इन्हीं दोनों का डिटेल है। तो बजट पास कौन करता है? तो बजट पास करता है पार्लियामेंट। तो इन दोनों पे कंट्रोल किसका हो गया बच्चों? पार्लियामेंट। तो नोट करके लिखो कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड इज कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। संचित निधि तथा लोक लेखा कोष पर संसद का नियंत्रण है। कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड इज कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। संचित निधि तथा लोक लेखा कोष पर संसद का नियंत्रण है, कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। क्लियर है? अच्छा, अगला आ जाओ। एक टेबल बनाओ, एक तरफ लिखो रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट, और दूसरी तरफ कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। आजकल दीदी कहाँ है भाई तुम्हारी? अब अलग बैठा दिया, अब ठीक कर दिया ना माहौल तो?
बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, बातें बहुत होती रही थी। और मेरा ध्यान भटकता है, भटकता है ना, मेरा हाँ। है ऐसा। अब सैटरडे से कल से तुम्हारी रीजनिंग भी शुरू हो जाएगी, और रीजनिंग हो गई। ज्योग्राफी का करवाओ ज़्यादातर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ना, हाँ। मज़े आते हैं क्लास में। कल हुई तो थी, कभी कभी लगते हैं, हाँ कल हुई थी। वही पढ़ाए थे जो परसों पढ़ाए थे। कल कल हुई थी तो मैंने शायद नहीं ली होगी, मैंने अब तो कल नहीं ली तो कल को तो क्लासेस में पता नहीं चलता। क्लासेस एक बार पूछ लिया करो, वो नहीं पता लगता। हमें किसी को नहीं पता लगता, मुझे ही नहीं पता लगता है कि क्यों। अभी थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज चल रहे हैं, कई बार लगता है कि एग्ज़ाम में जल्दी ख़त्म कर दें, इस तरीके से। अब चार्ट बना हुआ है, चार्ट देख के बताओ कौन सा रेवेन्यू बजट है और कौन सा कैपिटल बजट है, मतलब क्या अंतर दिखाई दे रहा है तुमको रेवेन्यू बजट में, कैपिटल बजट में। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। चलो हम क्लू दे देते हैं, ये बताओ बजट में जो बड़े लेन देन है वो किस में है, कैपिटल बजट में या रेवेन्यू बजट में, बड़ा अमाउंट। लिखो रेवेन्यू बजट में। रेवेन्यू बजट इज रिलेटेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट। राजस्व बजट में बजट के छोटे लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है। छोटे लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट, छोटे लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब लोन बड़ा होगा या इंटरेस्ट बड़ा होगा, लोन बड़ा होगा तो इंटरेस्ट आएगा रेवेन्यू बजट में। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, ब्याज नहीं, कंपनी बेच के ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है या कंपनी से करके कमाया जा सकता है। ज़्यादा टाइम तक करे तो कंपनी से करते। मतलब आज ये कंपनी बेची जाएगी तो ज़्यादा पैसा आएगा, या बड़ा अमाउंट आएगा, या थोड़ा थोड़ा करके आएगा तो ज़्यादा अमाउंट आएगा। बड़ा अमाउंट एक बार में आएगा किसमें, एक बार में बे कंपनी बेचने में, तो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। और थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है तो वो है डिविडेंड। नहीं तो अगला एग्जाम्पल लाभांश। लाभांश के बाद इंटरेस्ट, ये हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फाइन, एक्सेट्रा इत्यादि। तो बजट का छोटा लेन देन कहाँ पे है, रेवेन्यू बजट में। देखो कैपिटल बजट, ये सब क्वेश्चन है यूपीएससी जैसे एग्जाम में। एसएससी में तो अभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट इज रिलेटेड विथ लार्जर अमाउंट ऑफ बजट। पूंजीगत बजट में बजट के बड़े लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है, बजट के बड़े लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष, एक्सेट्रा इत्यादि।
डे टू डे खर्चा किस में है, मतलब डे टू डे पैसा आ रहा है जा रहा है, रेवेन्यू में कैपिटल में? लोन डेली डेली आता जाता है या इंटरेस्ट डेली डेली आता जाता है? रेवेन्यू में। तो लिखो रेवेन्यू बजट इज रिलेटेड विथ revenue budget is related with डे टू डे ट्रांजैक्शन। राजस्व बजट में दैनिक लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है। डे टू डे ट्रांजैक्शन, दैनिक लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैलरी, वेतन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय, टैक्स, कर, एक्सेट्रा इत्यादि। कैपिटल बजट में लिखो इट इज रिलेटेड विथ टाइम ट्रांजैक्शन। इसमें अवधि लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है। अवधि लेन देन को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, लोन, एक्सेट्रा इत्यादि। चलो ये तो हो गया कि दैनिक लेन देन कहाँ पे, रेवेन्यू, टाइम के अनुसार लेन देन, कैपिटल। और चलो अब ये देखो जो रेवेन्यू बजट में जो पैसा आ रहा है वो इनकम है या रिसीविंग है? रिसीविंग का मतलब है सिर्फ आना, जैसे जो आपने फीस दिया है वो रिसीविंग है, उसमें जब खर्चा कट जाएगा जो बच जाएगा तो वो प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू बजट में जो पैसा आ रहा है वो सरकार की प्रॉफिट है या रिसीविंग है? कैपिटल बजट में जो पैसा आ रहा है सरकार का रिसीविंग है या प्रॉफिट है? लोन सरकार का प्रॉफिट होता है कि इसे लोन लेना प्रॉफिट है? नहीं, मतलब मैंने लोन लिया आपसे तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है या रिसीविंग है? सिर्फ रिसीविंग है। मैं मकान मालिक हूँ और मुझे रेंट मिला तो रिसीविंग है या प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है। तो इसे देख के बताओ रेवेन्यू रिसीविंग और कैपिटल रिसीविंग में कौन सा ऐसा है जो सरकार का अपना है, पूरा प्रॉफिट है? कैपिटल रिसीविंग सरकार का जो अपना है, इसमें सरकार को किसी को देना नहीं है, सब कुछ उसका अपना है। रेवेन्यू वाला है या कैपिटल वाला? रेवेन्यू वाला ना, तो लिखें रेवेन्यू रिसीविंग इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। राजस्व प्राप्ति सरकार की आय है। इज द गवर्नमेंट इनकम, सरकार की आय है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिविडेंड, लाभांश, लाभांश के बाद लिखो टैक्स, कर, फी, शुल्क,
फाइन, एसेट्रा इत्यादि। क्लियर है? चलो अगला लिखो, कैपिटल रिसीविंग। कैपिटल बजट में लिखो, कैपिटल रिसीविंग पूंजीगत प्राप्ति इज नॉट रिलेटेड विथ इनकम। पूंजीगत प्राप्ति का संबंध आय से नहीं है। इज नॉट रिलेटेड विथ इनकम। पूंजीगत प्राप्ति का संबंध आय से नहीं है। इट इज ओनली रिलेटेड विथ, इसका संबंध रिलेटेड विथ, इसका संबंध लाइबिलिटीज, देनदारियों से है। इसका संबंध इज रिलेटेड विथ लाइबिलिटीज, देनदारियों से। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोन। लोन क्या एक प्रकार का? लोन देनदारी होती है, लेंगे तो देना पड़ेगा, एक प्रकार का लाइबिलिटी है आपके ऊपर। जैसे पब्लिक अकाउंट फंड, ये सरकार का अपना पैसा है क्या? नहीं, ये किसी और का है, वो लिया है तो देना पड़ेगा। तो लिखो लोक लेखा कोष। पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष। क्लियर है? तो पहला हुआ, या तो लायबिलिटी लिखो और अथवा, उसी में और अथवा, यानी कैपिटल रिसीविंग अगर दो काम होगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या अथवा डिक्रीजिंग इन एसेट्स, अथवा संपदा में कमी होती है। डिक्रीजिंग इन एसेट्स, संपदा में कमी होती है। एसेट्स कम होने का मतलब क्या है? सरकार अपनी कंपनी बेच रही है तो पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। तो सरकार को कौन सा रिसीविंग बढ़ाना चाहिए? रेवेन्यू रिसीविंग या कैपिटल रिसीविंग? रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, इससे हमें फायदा है। ये बढ़ेगा तो क्या मतलब है? लायबिलिटी बढ़ रही, हमारा सामान कम हो रहा है। अब पापा जी घर बेच के पैसे लाएं, कर्जे लेके आए, तो ये तो लायबिलिटी है, दिक्कत है। पापा जी मकान का रेंट लेके आए, बिजनेस करें, कमा के लाएं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। उनके लिए, सरकार के लिए ये अच्छा है revenue। तो हम सरकार के सेंस में पूछ रहे हैं ना। अच्छा। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? एग्जाम्पल देखो, राजस्व व्यय में क्या क्या दिख रहा है? चार्ट में देखिए और बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या दिख रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिख रहा है सब्सिडी, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। तो लिखो एक पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय इज रिलेटेड विथ डेली एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय का संबंध
दैनिक खर्चों से है, इज रिलेटेड विथ डेली एक्सपेंडिचर, दैनिक खर्चों से। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट, ब्याज, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के ट्रेनिंग पर व्यय, ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर, ट्रेनिंग पर व्यय, सब्सिडी, एसेट्रा इत्यादि। यानी इसके खर्चे होने से कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ डेली खर्चे को कर रहे हैं। जैसे गाड़ी खरीदना, ये एक प्रकार का कैपिटल है, लेकिन गाड़ी के पेट्रोल पे खर्चा करना कोई कैपिटल है क्या? नहीं। तो जो घर बना, तो घर बनना इज ए कैपिटल बजट, लेकिन घर के मेंटेनेंस पे खर्चा होना, सिक्योरिटी गार्ड पे खर्चा होना, वो रेवेन्यू बजट। रोड बना, ये कैपिटल बजट, रोड के देख रेख के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखना, ये रेवेन्यू बजट। क्लियर है? तो लिखो कैपिटल बजट, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड विथ, पूंजीगत व्यय का संबंध इज रिलेटेड विथ क्रिएशन ऑफ एसेट्स, का संबंध संपदा के निर्माण से है। क्रिएशन ऑफ एसेट्स, संपदा के निर्माण से है। और अथवा संपदा के निर्माण से है, अथवा डिक्रीजिंग इन, संपदा के निर्माण से है, और अथवा डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, देनदारियों में कमी से, देनदारियों में कमी, या तो लायबिलिटीज कम होंगी, देनदारी कम होगी, या तो संपदा का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिटर्न ऑफ लोन, ऋण की वापसी, रिटर्न ऑफ पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा कोष की वापसी, एसेट्रा इत्यादि। तो यदि सरकार रोड बनाए, फ्लाईओवर बनाए, तो ये क्या है? कैपिटल। स्कूल बनाए, कैपिटल। लेकिन कैपिटल उस स्कूल और रोड के देख रेख के लिए कोई खर्चा हो, मेंटेनेंस पे खर्चा हो, तो क्या है? रेवेन्यू। तो अब थोड़ा सा यदि टिपिकल करें, इसको टफ करें, तो थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आना चाहिए शायद। रेवेन्यू रिसीविंग, राजस्व प्राप्ति ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? खुशी की बात है। टैक्स ज़्यादा आ रहा है, फी आ रहा है, फाइन आ रहा है। कैपिटल रिसीविंग ये ज़्यादा है, तो ये क्या मतलब है? देनदारी ज़्यादा बढ़ रही, तो ये खुशी की बात नहीं हो सकती। अब उल्टा देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? खुशी की बात है, कर्जा था वापस कर रहे हैं। अब देखो, यदि किसी चीज़ का खर्चा उसके इनकम से कम है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा क्या है, प्लस में है। तो बस एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन वाले बता सको, आप लोग बताओ। आईएएस का क्वेश्चन है कि रेवेन्यू बजट प्लस में हो तो क्या मतलब होगा और कैपिटल बजट प्लस में हो तो क्या मतलब होगा। कौन सा बजट प्लस में होना चाहिए, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू, गुड। कैपिटल प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, देनदारी ज़्यादा है, हमने अपने परिसंपत्तियों को ज़्यादा बेचा है, नहीं? तो नोट करके लिखो, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू बजट मीन्स, पूंजीगत बजट के धनात्मक होने का अर्थ है, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू बजट मीन्स, सॉरी, राजस्व बजट के धनात्मक होने का अर्थ है, राजस्व बजट के धनात्मक होने का अर्थ है डेवलपमेंट आर इंक्रीजिंग, विकास दर में वृद्धि हो रही, डेवलपमेंट आर इंक्रीजिंग, विकास दर में वृद्धि हो रही। अर्थ है विकास दर में वृद्धि हो रही, डेवलपमेंट आर इंक्रीजिंग। अगला, सरप्लस ऑफ कैपिटल बजट मीन्स, पूंजीगत बजट के धनात्मक होने का अर्थ है, सरप्लस ऑफ कैपिटल बजट मीन्स, पूंजीगत बजट के धनात्मक होने का अर्थ है लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, देनदारियों में वृद्धि हो रही है। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम में आए होंगे, एसएससी की तो औकात कहाँ है। सरप्लस ऑफ कैपिटल बजट मीन्स लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, देनदारियों में वृद्धि हो रही है, और अथवा डिक्रीजिंग ऑफ एसेट्स, अथवा संपदा में कमी हो रही, डिक्रीजिंग ऑफ एसेट्स, संपदा में कमी हो रही है ना। दो ही काम होगा, या तो लायबिलिटी बढ़ा रहे होंगे, कर्जा लेके आ रहे होंगे, या अपनी पूंजी बेच के कमा रहे होंगे। तो ओवरऑल समझो इस बात को, ये प्लस हो खुशी की बात है, ये प्लस हो तो अच्छी बात नहीं है ना। सर हमारे लिए तो उल्टा होगा ना, जनता के लिए। हाँ, जनता के लिए उल्टा होगा। उसको फाइन कम देना पड़ेगा इसमें। तो मेहनत करियो खूब बढ़िया वाला, हाँ, खूब मेहनत करना। और वो सीट चेंज हुई है ना जब से, तो हो रहा है। नहीं कर रही, जितनी है ना सर इसमें कैपेसिटी उतनी नहीं कर रही ना। हाँ, ये सब मोबाइल में लगे रह रहे, क्या बताएं। या तो एक एग्रीमेंट कर, बहुत जल्दी करती है चीजों को। हाँ, कि उतना नहीं, इसका करेगा। दिमाग ये इस स्टेज में है ना, तो यदि ये अभी जैसे तू बच्चे, मैं तेरे से वो देना चाह रहा हूँ सजेशन, तू मोबाइल जमा कर दे हमारे पास, सिर्फ संडे संडे ले, 24 घंटे जमा रहने, देख तेरा बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगा। बहुत जल्दी कैच करते हैं। मैंने हमने देखा गुरुकुल इसे। देख, वहाँ बॉयज़ वाले में हम बच्चों का मोबाइल लेकर रखते हैं, तो बड़ी बढ़िया रहता है। तुम लोगों ने मोबाइल रख के अपना, मतलब अब हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये संडे के बाद, संडे के बाद दोगी, ऐसे अपनी मतलब संडे के बाद ऐसे ही कर लेना। मतलब संडे तक ही रहने दें। हाँ, संडे तक तो थोड़ा जमा ही रहता है। सुबह छोड़ के आ जाती हूँ, फिर खाना खाने जाती हूँ, जब ले आती हूँ। एक छोटा टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए योजनागत व्यय,
दूसरा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड और नॉन प्लान्ड, योजनागत और गैर योजनागत। टेबल देख के बता सकते हो प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, नॉन प्लान्ड में क्या आएगा। नॉन प्लान्ड में तो हमने लिखा है भी एग्जाम्पल, कैपिटल में भी लिखा है और रेवेन्यू में भी लिखा है। नॉन प्लान में सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, क्या अंतर दिख रहा है नॉन प्लान्ड और प्लान्ड में? सर नॉन प्लान में मतलब वो सब्सिडी प्लान करके नहीं रखते कि कितनी देनी है, छूट कितनी देनी है। और प्लान एक्सपेंडिचर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्लान करके रखती है। अच्छा, सोच के देखो, बजट में कोई चीज़ बनेगा तो प्लान्ड नहीं होगा। प्लान होगा। यहाँ प्लान्ड नॉन प्लान्ड का मतलब कुछ और है। सरकार ने अब इसका नाम बदल भी दिया, प्लान्ड नॉन प्लान्ड नहीं करें, कुछ और करें, वो बताऊँगा तुरंत समझ में आ जाएगा। तो लिखो, पहले लिखो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय। लिखें नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। गैर योजनागत व्यय अनिवार्य व्यय हैं। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। गैर योजनागत व्यय अनिवार्य व्यय हैं। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर कंपल्सरी एक्सपेंडिचर, अनिवार्य व्यय हैं। यदि ये नहीं होंगे तो देश नहीं होगा। बिना पुलिस के हम रहेंगे? नहीं, हम कम हो जाएंगे। नहीं, बिना सैनिक के देश चलेगा? नहीं, सब्सिडी भी गरीबों को देनी पड़ेगी। तो लिखो फॉर एग्जांपल, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस पर व्यय, रक्षा पर व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रशिक्षण लागत, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रशिक्षण लागत, सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान, कर्जा लिया है तो देना तो पड़ेगा, लोन, ऋण, एक्सेट्रा इत्यादि। अगला लिखो प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर नॉट कंपल्सरी। योजनागत व्यय अनिवार्य नहीं है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर नॉट कंपल्सरी। योजनागत व्यय अनिवार्य नहीं है, परंतु दिस आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, परंतु यह देश के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे रोड वगैरह बनाना, यस, मूर्तियाँ बनवाना मूर्तियाँ बनवाना देश के विकास के लिए जरूरी है। नहीं है। हाँ अच्छा, ये तो वो इससे भी नहीं है वो। हाँ, नहीं है। देश के विकास के लिए अनिवार्य हैं। नॉट कंपल्सरी पर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, ऑल गवर्नमेंट स्कीम, सभी सरकारी कार्यक्रम, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, ये सारे के सारे।
मनरेगा नहीं था तो देश नहीं था, था, लेकिन मनरेगा के आने से देश क्या हो गया, थोड़ा डेवलप्ड हो गया, नहीं? तो देश को ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा करना चाहिए, मनरेगा पे या सॉरी नॉन प्लांट पे या प्लांट पे? नॉन प्लांट पे करना चाहिए, नहीं ज़्यादा किस पे करना चाहिए? ऐसे समझो, सरकार तुम्हारे परिवार में ज़्यादा पैसा किस पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिल्डिंग बनाने पर, या पड़ोसी से लड़ाई लड़ने पर, माता का जागरण कराने पर? हाँ बताओ, शिक्षा, एजुकेशन, बिल्डिंग, घर, है ना? तो ये प्लांट है नॉन प्लांट है? ज़्यादा खर्चा करना चाहिए प्लांट पर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, क्योंकि देश के विकास के लिए जरूरी है। ये तो मजबूरी है, डिफेंस पे खर्चा तो आपका मजबूरी है, सब्सिडी पे खर्चा तो आपकी मजबूरी है, सैनिक पे खर्चा तो मजबूरी है। तो देश में लगभग 78% पैसा खर्चा हो रहा है इस पर, और लगभग 22% पैसा खर्चा हो रहा है इस पर। यही कारण है कि भारत हमारा बहुत ज़्यादा पीछे है, होना उल्टा चाहिए। पिछड़े देशों में यही प्रॉब्लम होती है। डिफेंस के सैनिक पर, ट्रेनिंग पर, आर्म्स एनुमेशन पर। हाँ, जैसे अभी लिखना मत, आगे चल के सिखाऊंगा। जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है लोन पेमेंट, ऋण, ये लगभग 19%, डिफेंस, सब्सिडी लगभग 9%, 8%। तो देख के देखो कितना परसेंट हो गया यही, 36 हो गया। इसका तीनों का कोई देश के विकास में रोल है? तीनों मजबूरी का एग्जाम्पल है। अच्छा, लोन मतलब ज्यादा दे रहे हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल को हो रहा है? नहीं, मतलब 100 रुपये में से ये फालतू का खर्चा है ना। मतलब मैं 100 रुपये कमाऊँ तो 100 रुपये में से 10 रुपये ऐसा करूँ कि जिससे मेरा अपना फ़ायदा हो। अब मैं सैलरी पे दे दूँ, इन सब फालतू चीज़ों पे दे दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। तो दो बातें हमने सीखी। प्लांट वो है जो जरूरी नहीं है लेकिन देश के विकास में हेल्प करता है, और ये मजबूरी है, देश के लिए जरूरी है। क्लियर? तो अब जो चार्ट बनाया है उसको मैं दे रहा हूँ, और अब आपको बिना देखे बताना है कि वो कहाँ जाएगा। यदि वो बताने में सक्षम हो गए तो अपना टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से सीख जाएंगे। अब देखो मत, चार्ट मत देखो, फिर बताना है। इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैपिटल बजट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बजट का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बजट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर। चार्ट में हमने बनवाया था। इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार के लिए है पागल। तो किस बजट, सरकार और व्यक्ति का क्या मतलब है? बजट के कौन से पार्ट में था? रेवेन्यू बजट में था या कैपिटल बजट में था? रेवेन्यू बजट में था तो प्लांट में था, नॉन प्लांट में था? ऐसे बताओ। अभी जो चार्ट में था, दोनों कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया है।
ये हमारा सी। तुम्हारा बच्चे क्या है? बी। बी। इंटरेस्ट होगा तो ये कहाँ होगा? रेवेन्यू में। तो हमने पहले लिखा था पहला लाइन ही, रेवेन्यू बजट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट, बजट का छोटा लेन देन। और नॉन प्लान क्या होता है? जो कंपलसरी होता है। तो कर्जा लिया तो देना पड़ेगा, तो किस में जाएगा ये? रेवेन्यू बजट का नॉन प्लान। इस बार सबका सही आंसर आना चाहिए। लोन पेमेंट, ऋण का भुगतान किस में जाएगा? क्या बच्चे? ए का तो ए, अथवा का तो मतलब नहीं, एक बताओ। सी होगा। कैपिटल बजट बड़ा अमाउंट है और कंपलसरी लिया है, देना पड़ेगा। अच्छा सर, लोन मतलब ऐसा भी तो हो सकता है बार बार दिया हो। हाँ, लोन एनुअल होता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा गांव में रोड बनाया जाता है, स्कूल बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, लोगों को काम दिया जाता है। यानी तालाब स्कूल बनेगा तो क्या है? एसेट है। हमने थोड़ा सा क्लू दे दिया आपको। अब आपने बताना है 1 2 3 4 कौन से में जाएगा। मनरेगा पर किया गया खर्चा, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, प्लान बजट, नॉन प्लान बजट। ए। एक जवाब आ रहा है ए। ए के अलावा ए के अलावा डी। उसका कंफ्यूजन कैपिटल से। तुम नहीं बताओगे, ये अब तुम्हारा तो ये हो गया। तुम्हारा मेरे को बताना है। हाँ, सर मैं तो कंफ्यूज हूँ कैपिटल और रेवेन्यू बजट। पढ़ नहीं रही हो ना, इसलिए कंफ्यूज हो रही हो, प्रेशर लेके पढ़ रही हो। इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़। फर्स्ट टाइम सब पढ़ रहे हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम में तो आती और वो भी नहीं इसलिए में ये जरूरी है पढ़ना। चलो एसेट बन रहा है तो क्या होगा? कैपिटल बजट। और प्लांट तो है ही, कंपलसरी नहीं है, लेकिन है तो इससे देश का विकास हुआ है। चलो, कैपिटल बजट नॉन प्लान। क्या बचे? अब ध्यान से देखो तो जो चार्ट बनाया था वो दोनों जगह पे था। डिफेंस, सिर्फ डिफेंस ही था, जो दोनों बजट में था। रेवेन्यू में भी था, कैपिटल में भी था। रेवेन्यू में नहीं। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और हाँ ये रहा। ठीक, कैपिटल में भी है। क्यों दोनों में रखा गया है? तो देखो, जब एम्प्लॉय की सैलरी की बात आएगी, ट्रेनिंग की बात आएगी, तो ये जाएगा कहाँ? रेवेन्यू बजट।
जब मशीन की बात आएगी, टेक्नोलॉजी की बात आएगी, तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल बजट। नहीं, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा एग्जाम। दोनों रहेगा तो कैपिटल वाला करना है। और डिफेंस क्या है, कंपलसरी है नहीं, तो किस में जाएगा ये? नॉन प्लान में। तो कहाँ पे है कैपिटल? नॉन प्लान। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करने। ये तो हुआ कि बजट में क्या है, कहाँ पे, मतलब रटने की जरूरत नहीं, पूरे चार्ट से ये सिखाना चाहता है। जो मैंने उतना बड़ा चार्ट बनाया था उसको लेकर डरना नहीं, वो बस आपने कॉन्सेप्ट से यूज़ कर लेना है कि रेवेन्यू में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, प्लान होगा, नहीं होगा। अब है या अभी इसको नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे। डाउट, कुछ क्वेश्चन है आप लोग के? ऑनलाइन वालों कोई टॉपिक हो, डाउट हो तो वो बताओ, जैसे पिछले टॉपिक्स जो हमने पढ़ाए हैं। नहीं, चलो फिर करा ही देते हैं। होता है डेफिसिट, घाटा। तो घाटा कब होगा? घाटा होगा जब एक्सपेंडिचर इनकम से जाते हो। वे आय से जाते हो। सरकार के बजट में और फैमिली के बजट में क्या डिफरेंस होता है? नेशनल इनकम इंग्लिश निकालो अपना पीडीएफ एक बार। हाँ तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर बोलना। 6, 7, 17, 19, 29, 44, 46, 47, 66, 67। पहला है 6 नंबर क्वेश्चन। द इंक्रीजिंग इन इनकम, द रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस, व्हेन इंक्रीजिंग इन इनकम। अब देखो, इनकम करने पर व्यक्ति दो काम करता है, या तो सेविंग करता है या तो एक्सपेंडिचर करता है। बचत करता है या व्यय करता है। यही दो काम हम और आप करते हैं आय होने पर, नहीं? तो अब बोल रहे हैं कि यदि इनकम बढ़ जाए, मान लो 100 रुपये था तो हम 60 रुपये, 40 और 60 कर रहे थे। इनकम बढ़ के 200 रुपये हो गए, ठीक है?
तो हम इसी रेशियो में अपना बचत बढ़ा सकते हैं, अपना व्यय बढ़ा सकते हैं। बचत बढ़ा सकते हैं, व्यय कम कर सकते हैं। मतलब क्या 200 से ज़्यादा कभी होगा व्यय या बचत? नहीं। तो हमेशा ज़्यादा क्या होगा? यही होगा। दोनों जोड़ लेंगे तब तो बराबर हो सकता है, लेकिन एक एक से तुलना किया जाए तो हमेशा ये क्या होगा? बड़ा होगा। नहीं तो को पूछ रहे हैं एक्सपेंडिचर का रेशियो एक से ज़्यादा होगा कम होगा? मतलब ये हमेशा बड़ा होगा तो ये हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो ये इन्होंने रेशियो वाइज दे दिया है, तो बी आंसर दिया हुआ है कि इसका रेशियो हमेशा व्यय का क्या होगा? एक से कम होगा। एक 7वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जीडीपी एट प्रेजेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो ये बच्चों जो फिजिकल डेफिसिट है ये इसी चैप्टर में आएगा, फिजिकल डेफिसिट बजट वाले में। तो ये उस साल का करंट का क्वेश्चन था, जिस साल ये क्वेश्चन आया होगा कि इस साल राजकोषीय घाटा कितना है, जीडीपी का कितना परसेंट है। तो बजट में मैं इसको बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, और इसका आंसर दिया हुआ है 4%। ये 2013 का क्वेश्चन है, तब 4% रहा होगा। ये हो गया 6 नंबर, 7 नंबर। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन। द नेशनल इनकम प्रोड्यूस्ड इन कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड। आप लोग को बच्चों हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपको नेशनल इनकम पढ़ा दिया ना हमने? हाँ। नेशनल इनकम में जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता है ना? ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ, नहीं ये क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, पर्सनल नेशनल इनकम। ओके, पर्सनल इनकम in a country is not included in। जब किसी देश की पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय जोड़ी जाएगी तो उसमें क्या शामिल नहीं होगा? तो पर्सनल इनकम का सिंपल मतलब होता है कि इनकम ऑफ सिटीजन्स। तो इसमें चौथा ऑप्शन है लोन फ्रॉम फॉरेनर्स। तो जो फॉरेन से जो पैसा आएगा वो लोन के रूप में वो पर्सनल इनकम में नहीं जुड़ता है। आप देखोगे तो हमने उसमें एक आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट में, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। कॉपी पलट के यदि आप देखेंगे तो उसमें बताया है, तो उसमें फॉरेनर लोन नहीं है, चौथा नहीं हो। 19 नंबर, राइजिंग पर कैपिटा इनकम विल इंडिकेट अ बेटर वेलफेयर इफ चलो इस क्वेश्चन का मतलब है 19 नंबर क्वेश्चन का, हाँ, कि किसी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़े तो इसको कब अच्छा माना जाएगा? तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? एवरेज इनकम, लोग कितना कमा रहे हैं। तो गरीबों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़े तो ये अच्छी बात होगी, गरीबों का भी शेयर बढ़े तो ये अच्छी बात होगी। तो इसमें सी ऑप्शन है कि चेंज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ पुअर, गरीबों के फेवर में, यानी गरीबों के लिए भी इनकम बढ़ना, तो ऐसे को पर कैपिटा इनकम अच्छा माना जाएगा।
सुमिर यदि कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करे ना समझ में आए तो वो भी बता सकते हैं कि सर इसको दोबारा बता दीजिए। दूसरा है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम NNP एट NI। तो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर लेना बच्चे, ये पहले आंसर कुछ और था अब कुछ और है, 2015 में चेंज हो गया है। तो ये अब क्वेश्चन ही गलत है, बल्कि 2015 के बाद पहले नेशनल इनकम होता था NNP FC, अब हो गया है NNP MP। तो ये क्वेश्चन ही काट दो, ये मतलब ऑप्शन के हिसाब से बनेगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2015 से पुराना था, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कौन सा नेशनल इनकम में नहीं शामिल होगा? तो इसका आंसर है लॉटरी के द्वारा प्राप्त किया गया इनकम, क्योंकि लॉटरी के द्वारा प्राप्त इनकम को हम आपको सिखाए थे, ये ट्रांसफर इनकम कहलाता है, अंतरण आय। अंतरण आय वो होता है वो इनकम जो बगैर किसी सोर्स के प्राप्त है, जैसे हमने कहा था गिफ्ट, पॉकेट मनी, लॉटरी, ये सारा का सारा हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट होगा, अंतरण आय का। 46, द टर्म ग्रीन GNP। जब भी बच्चों ग्रीन वर्ड आए इकोनॉमिक्स में, ग्रीन बैंकिंग, ग्रीन GDP, ग्रीन GNP, तो उसका मतलब होगा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो इसमें एक ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा कहा जा रहा है कि विकास करिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन विकास ऐसा हो ताकि हम आने वाली पीढ़ियाँ भी जो बची रहे, तो उसको कह रहे हैं डेवलपमेंट विथ सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। प्रेजेंट के नीड को ऐसे फुलफिल करना ताकि फ्यूचर का नीड डैमेज ना हो। देश क्या करे, सारा कोयला अभी निकाल ले तो आने वाले जनरेशन को दिक्कत होगी नहीं होगी, तो वही। अगला है 47 ही था ये शायद, 46 क्या था, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल इनकम। तो ये नहीं सिखाए थे, सीख लो। इकोनॉमी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी में क्या आता है? एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरीके की चीज़ें। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, पेन, कॉपी, कपड़े जहाँ बन रहे हैं। और टर्सरी में आता है सर्विस इंडस्ट्री। तो आज देश के लगभग 57% लोग, 57% पैसा GDP में आ रहा है कहाँ से? सर्विस सेक्टर से। 14% पैसा आ रहा है प्राइमरी और 29% पैसा आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग। जोड़ के 100% हो गया। तीन दोनों के जोड़ने के बावजूद भी ये क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें डी स्टेटमेंट है, परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टू पुट टुगेदर, यानी शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इज मोर देन इंक्लूडिंग ऑफ बोथ सेक्टर। ये स्टेटमेंट सही है। चलो 66, विच ऑफ द नॉट व्यूड एज अ नेशनल डेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के रूप में शामिल नहीं किया जाता है?
तो जो पब्लिक अकाउंट फंड में लिखवाया था, पब्लिक अकाउंट फंड में क्या था, इंश्योरेंस में पैसा भी जो था वो लोन के रूप में नहीं था। तो पहला ऑप्शन ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो नहीं होगा। और बुक बिल्डिंग क्या होता है? तो बुक बिल्डिंग का मतलब ये होता है अ पर्सन इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक ऑफर। ये बुक बिल्डिंग आएगा शेयर मार्केट में। अभी के लिए इसका आंसर वही है जो इन्होंने दिया हुआ है कि कोई कंपनी, कोई व्यक्ति मार्केट से जो पैसा लेके आता है उसको कहते हैं। 67 तक था। सो मेरा और भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हमारे